नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक पंजाब के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे पंजाब की पंथक पॉलिटिक्स में क्यों मच गई है खलबली, इस्तीफे को लेकर क्या बोले हैं एसजीपीसी प्रधान धामी, साथ ही साथ डिपोटेशन पर सेंट्रल और स्टेट के बीच में क्यों छिड़ गई है जंग, और अमेरिका जाने के चक्कर में कैसे बर्बाद हुए डिपोर्ट होने वाले भारतीय। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी अचानक से अपने पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। उसके बाद पंजाब के पंथक सियासत को लेकर नई बहस छिड़ी है। कुछ लोगों का कहना यह है कि जत्थेदार हरप्रीत सिंह पर कार्रवाई के चलते धामी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो कुछ लोगों का कहना यह है कि पॉलिटिक्स से जुड़े हुए कुछ लोग अपने हितों को साधने के चक्कर में एसजीपीसी पर दबाव बना रहे हैं, जिस वजह से आज हरजिंदर सिंह धामी ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे को लेकर हरजिंदर सिंह धामी ने क्या कहा और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, जानने के लिए इसे देखिए। बिना कुछ बोलिया जा रहा है कि हुए सिखा दिया नजरा नैतिक तौर पर जिम्मेवारी चकदा मैं तुरंत श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधानगी ਤੋਂ इस्तीफा दूंगा। अकाली दल के बाद एसजीपीसी में मचा घमासान। एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर धामी का इस्तीफा, जत्थेदार की फेसबुक पोस्ट के बाद दिया इस्तीफा। पंजाब की पंथक पॉलिटिक्स के लिए बड़ी खबर, ज्ञानी हरप्रीत सिंह को हटाना पड़ गया महंगा। पंजाब में पंथक पॉलिटिक्स के दो प्रमुख केंद्र बिंदु कहे जाने वाले शिरोमणि अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आरोप और प्रत्यारोप के ऐसे भंवर जाल में फंस गए हैं, जिसका खामियाजा इन दोनों केंद्र बिंदुओं पर अब साफ दिखाई दे रहा है। पहले बेअदबी से जुड़े मामलों में सुखबीर को सजा और फिर इस्तीफा, और अब एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर धामी का इस्तीफा। तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को पद से हटाने के बाद अब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने प्रधान पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा धामी ने एसजीपीसी वर्किंग कमेटी को अपना इस्तीफा भेजने के साथ खुद को शिरोमणि अकाली दल द्वारा गठित 7 सदस्य समिति से भी हटाए जाने की मांग की है। ਸਮਾਂ बहुत गंभीर चल रहा। सरकारां दे सिद्धे तौर दे उत्ते बड़े यतन आ कि इन्हां जथेबंदियां नूं किवें कमजोर किया जाए। मैं खालसा पंथ नूं फिर दोबारा निमरता सहित बेनती करदा, धामी वर्गा आऊगा चलिया जाऊगा। जथेबंदियां हमेशा वास्ते रहणियां। जे जथेबंदियां कमजोर हो गईयां ते फिर भाई मनुख भी बौने हो जाणगे। मैं इस करके तुहानू सारियां नूं ये बेनती कीती सी। धामी ने अपने इस्तीफे का कारण श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार यानी रघुबीर सिंह की उस पोस्ट को बताया है, जिसे रघुबीर सिंह ने 13 फरवरी को फेसबुक पर शेयर किया था। इस पोस्ट में जत्थेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह ने पूर्व जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के इस्तीफे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। नैतिक तौर पर मैं महसूस करदा कि जे सिंह साहब ने ये गल कही आ ते भावें एग्जैक्टिव 14 मैंबर नाल भी सी ते उस दिन जिहड़ा इत्थे डिस्कशन होई 1.5 घंटा, वो लगातार 1.5 घंटे दे विच खुला समा सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਣ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ। हरजिंदर सिंह धामी के इस्तीफे को लेकर अब दो तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक अकाली दल और एसजीपीसी के बीच पिछले कुछ दिनों से तनाव का माहौल है, जिसके चलते ये इस्तीफा दिया गया। दूसरी थ्योरी के मुताबिक सुखबीर बादल को सजा सुनाए जाने के बाद से एसजीपीसी पर दबाव बनाया जा रहा था और इसी वजह से ज्ञानी हरप्रीत सिंह को भी जत्थेदार की सेवाओं से मुक्त किया गया था, जिसके चलते धामी पर काफी दबाव था। हम आपको श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह की वो पोस्ट भी दिखाएंगे, पर उससे पहले हरजिंदर सिंह धामी के इस्तीफे को लेकर ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने क्या कहा, देखिए। हरजिंदर सिंह साहिब का इस्तीफा दुखद है। शिरोमणि अकाली दल में 7 से 5 नेता जो पंथिक परंपराओं और शिष्टाचार से अनभिज्ञ हैं, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति तथा एक व्यक्ति विशेष की राजनीति को जीवित रखने के लिए पंथिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। पंथक सोच का प्रतिनिधित्व करने वालों को अपमानित कर बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है।
या फिर इस तरह से दबाव बनाया जा रहा है कि व्यक्ति खुद को अलग करने के लिए मजबूर हो जाए। हे अकाल तख्त प्रभु जी, अपने गुरु पंथ की संस्थाओं पर दया दृष्टि बनाए रखें। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਧਾਮੀ ਵਰਗਾ ਆਊਗਾ ਚਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਬੌਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। आपको बता दें कि हरजिंदर सिंह धामी एसजीपीसी प्रधान के पद पर 3 बार हैट्रिक लगाने के बाद चौथी बार प्रधान पद के लिए चुने गए थे। अब देखना ये होगा कि एसजीपीसी की वर्किंग कमेटी धामी के इस्तीफे को स्वीकार करती है या नहीं, क्योंकि इस इस्तीफे से पंथिक गलियारों में भूचाल आ गया है। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। अब हम आपको श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह का वो फेसबुक पोस्ट दिखा देते हैं जिसका जिक्र हरजिंदर सिंह धामी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी किया। पिछले दिनों जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, मैं उन्हें हर पहलू से गंभीरता से देख रहा हूं। इन हालातों से मेरा मन अत्यंत दुखी है। तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह को पद से हटाने का कारण और तरीका बिल्कुल भी उचित नहीं है। 2 दिसंबर 2024 को श्री अकाल तख्त साहिब के पंथक भावनाओं और परंपराओं के अनुरूप लिए गए फैसले के बाद ही ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सिंह साहिबान के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से माहौल बनाया जा रहा है। सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह के खिलाफ 18 साल पुराने पारिवारिक मामले को गलत रूप देकर मीडिया ट्रायल चलाया गया। इस संबंध में बतौर जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब मैंने शिरोमणि कमेटी द्वारा जांच समिति गठित करने के समय ही कहा था कि ये सही नहीं है। यदि किसी भी तख्त साहिब के जत्थेदार साहिब के खिलाफ किसी प्रकार के आरोपों की जांच की आवश्यकता हो तो ये केवल श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा ही कराई जा सकती है। सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह को फिर भी पद से सेवा मुक्त करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह जत्थेदार साहिब को अपमानित कर सेवा मुक्त करना अत्यंत निंदनीय कृत है। एक बार फिर मैं अपने अंतकरण से कहना चाहता हूं कि सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह को सेवा मुक्त करना अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि तख्त साहिबानों की स्वतंत्रता और अस्तित्व को भी नुकसान पहुंचाने वाला कदम है। अमेरिका में अवैध तरीके से एंट्री कर रहे भारतीयों का दूसरा और तीसरा बैच भारत पहुंच चुका है। शनिवार और रविवार को अमेरिका के सैन्य विमान भारतीयों को लेकर अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और जहां पूछताछ के बाद सभी को उनके घर तक पहुंचा दिया गया। इसी बीच डिपोर्टेशन को लेकर पंजाब और केंद्र सरकार के बीच में जंग छिड़ी हुई है, सियासी जंग। एक तरफ जहां पंजाब सरकार इसे पंजाबियत और पंजाब को बदनाम करने की साजिश करार दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इलीगल इमिग्रेशन को रोजगार से जोड़कर पंजाब सरकार पर हमला बोल रही है। अमेरिका से डिपोर्ट हुए भारतीयों का तीसरा बैच 16 फरवरी को रात 10 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। अमेरिकी एयरफोर्स के C-17A ग्लोबमास्टर विमान से कुल 112 लोग अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरे, जिसमें से हरियाणा के 44 और पंजाब के 33 लोग शामिल थे। इससे पहले शनिवार को रात 11:30 बजे अमेरिकी विमान 116 भारतीयों का दूसरा बैच लेकर अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा था। जो USA का डिपोर्ट करने का तरीका है वो बहुत ही निंदनीय है। मैं समझता हूँ भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब को तुरंत USA के प्रेसिडेंट साहब से बात करके ये जो मेथड अपनाया है कि उनको बेड़ियों में बांध के लाना, उनको बिल्कुल ऐसे लाना कि जैसे वो हार्डकोर क्रिमिनल है, ये बहुत ही निंदनीय है। तो बिल्कुल इसको तुरंत चेंज किया जाए और वहीं उनको जो भी लीगल राइट बनता है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। वहीं अमेरिका से डिपोर्ट हुए पंजाबियों को रिसीव करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन विमान की लैंडिंग में देरी होने के कारण वो एयरपोर्ट से लौट गए, जिसके बाद पंजाब सरकार की तरफ से 2 मंत्रियों कुलदीप धालीवाल और हरभजन सिंह ETO ने पंजाब के युवकों को रिसीव किया। पिछली बार 33 ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੀ, 33 ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀ, ਲਾਇਆ ਉੱਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਖੜਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ 30 ਪਿਛਲੇ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆ। ਪਰ ਸਰ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਦੇ? ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ। इस बीच डिपोर्ट करने के मुद्दे को राजनीतिक पार्टियों ने भी भुनाना शुरू कर दिया है। 5 फरवरी अमेरिका का पहला विमान अमृतसर पहुंचने पर चुप रहने वाली सियासी दल शनिवार और रविवार को दूसरा विमान अमृतसर पहुंचने के बाद इस मुद्दे पर सियासी रोटियां सेक रही हैं।
ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤਰੂਗਾ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਦੇ ਹੋ। रवनीत बिट्टू जी की मैंने एक स्टेटमेंट सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि भगवंत सरकार निकम्मी है, इसकी वजह से जो लोग हैं वो विदेशों में जा रहे हैं। भाई मैं तो कहता हूँ कि भगवंत मान सरकार निकम्मी है, लेकिन आप ये भी जुर्रत रखो कि गुजरात में तो पिछले 25 साल से बीजेपी की सरकार है, वहाँ से क्यों जा रहे हैं? वो मॉडल तो इन्होंने पूरे देश में जो है वो लॉन्च किया है कि हाँ भाई गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। अच्छा, गुजरात मॉडल पिछले 25 साल में अगर इनकी सरकार इतनी अच्छी है तो वहाँ का यूथ क्यों जो है वो अमेरिका में या किसी और देशों में जा रहा है? लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि ये कोई भी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। प्रश्न उठना चाहिए कि पंजाब से ऐसे लोगों को जाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, और जो लोग उन्हें ऐसे भेज रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई की वहाँ की सरकार ने? राजनीति करना तो बड़ा सरल है, काम करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। बड़े बड़े वादे किए थे, उन वादों को निभाया क्या पंजाब की सरकार ने? पहले अपना ट्रैक रिकॉर्ड तो दिखाए कि उन्होंने वादे निभाए, काम किया, उसके बाद जो है अलग इशू उठा सकते हैं। हमेशा थोड़ी ना ऐसी राजनीति चल सकती, किसी और पे दोष देना, किसी और पर प्रश्न उठाना, लेकिन खुद कोई कार्रवाई नहीं करना, काम नहीं करना। हमारे ज़मीन पर हमारे लोगों को अमेरिका जंजीरें डालकर, सिखों की पगड़ी उतार कर नीचे उतार रहे हैं। कि हमारे देश के नागरिक है, हमारा खून है, उनको इस प्रकार से अपमानित करके हाँ अमृतसर में बेड़िया डालकर हमारे ज़मीन पर उतार रहे अमेरिका। अब तक 332 अवैध अप्रवासी भारतीयों को भारत भेजा जा चुका है और इस बार भी अमेरिका के द्वारा भारतीयों के साथ अमानवीय रवैया अख्तियार किया गया था। आज तक ब्यूरो। दूसरे तीसरे बैच में कई ऐसे पंजाबी युवक हैं जो एजेंट्स के झांसे में फंसकर अपना सब कुछ लुटा चुके हैं और अब उन्हें चिंता सता रही है कि वो अपने कर्ज के बोझ से अपने परिवार को उबारेंगे कैसे और कैसे अपने परिवार और बच्चों का ख्याल रखेंगे। वहीं कुछ लोगों ने बताया है कि कैसे अमेरिका में एंट्री के लिए उन्होंने अपनी जान को भी जोखिम में डाल दिया था और कैसे उन्हें बेड़ियों में जकड़कर भारत वापस भेजा गया। तेजवाना बॉर्डर क्रॉस किया और बॉर्डर क्रॉस करने के 1-2 सेकंड बाद ही वो पुलिस आ गई और हमें चौकी में ले गई। 2-2.5 घंटे चौकी में रखा और फिर हमें एक कैंप में शिफ्ट कर दिया सैंडियागो। तो फिर उन्होंने बताया कि आपको डिपोर्ट करेंगे, उन्होंने बताया या क्या, या कोई वकील वगैरह या कुछ ऐसी ऑप्शन दी? वो जेल थी भाई, और मतलब कि उसमें कोई नहीं हम कर सकते थे, कोई वकील नहीं कर सकते, हमें कोई फ़ोन नहीं मिला, कोई नहीं। मतलब कि 27 नवंबर को हमारा फ़ोन, बूट में चश्मे, पैंट से बेल्ट, सिर से दस्तार, सब कुछ निकाल के वहीं जहाँ आप डिटेन हुए वहीं दस्तार भी उतार ली? हाँ, दस्तार उतार ली, सब कुछ उतार लिया। बताया उन्होंने, आप बता रहे थे कि बताया भी कि रिलीजन है, तब भी उन्होंने उसको टेबल पे रख दिया, क्या किया? हाँ, मतलब कि मैंने कि उतार के फिर टेबल पे रख दिया। मतलब कि मैं बैग में डालने वाला था, उसके पहले उसने डस्टबिन में फेंक दी दस्तार को। हाँ, तेजवाना बॉर्डर क्रॉस किया और बॉर्डर क्रॉस करने के 1-2 सेकंड बाद ही वो पुलिस आ गई और हमें चौकी में ले गई। 2-2.5 घंटे चौकी में रखा और फिर हमें एक कैंप में शिफ्ट कर दिया सैंडियागो। तो फिर उन्होंने बताया कि आपको डिपोर्ट करेंगे, उन्होंने बताया या क्या, या कोई वकील वगैरह या कुछ ऐसी ऑप्शन दी? वो जेल थी भाई, और मतलब कि उसमें कोई नहीं हम कर सकते थे, कोई वकील नहीं कर सकते, हमें कोई फ़ोन नहीं मिला, कोई नहीं। मतलब कि 27 नवंबर को हमारा फ़ोन, बूट में चश्मे, पैंट से बेल्ट, सिर से दस्तार, सब कुछ निकाल के वहीं जहाँ आप डिटेन हुए वहीं दस्तार भी उतार ली? हाँ, दस्तार उतार ली, सब कुछ उतार लिया। बताया उन्होंने, आप बता रहे थे कि बताया भी कि रिलीजन है, तब भी उन्होंने उसको टेबल पे रख दिया, क्या किया? हाँ, मतलब कि मैंने कि उतार के फिर टेबल पे रख दिया। मतलब कि मैं बैग में डालने वाला था, उसके पहले उसने डस्टबिन में फेंक दी दस्तार को। हाँ, कल आने के पहले 13-14 दिन आप डिटेन ही थे, तो हाँ। उसमें कोई मारा पीटा या कुछ ऐसा तो नहीं? मतलब कि मेंटली टॉर्चर था और कुछ नहीं था। मेंटली टॉर्चर मतलब कि जैसे AC फुल कर देना, मतलब कि एक लिफाफा होता है जो सिल्वर पेपर होता है, वैसे लिफाफा में हमको रात ऊपर लेने के लिए देते थे
ऊपर मतलब कि कोई हीटर जैसी लाइट थी, वो जब वहाँ ऊपर लेते थे हीटर की लाइट से मतलब कि हाँ चमड़ी को सेक पड़ता था, और उसको उतारते थे और हम ठंड लगती थी, ऊपर के लेते थे चमड़ी को सेक पड़ता था। और खाने पीने को 14-15 दिन खाने पीने को एक सिर्फ लेस और फ्रूटी, बच्चों जैसा खाना पूरे दिन में। हाँ मतलब कि 2 टाइम आता था। उसके बाद फिर जब क्राफ्ट में शिफ्ट किया तब पता लगा कि क्राफ्ट में लेके जा रहे हैं। नहीं भाई मतलब कि हमें हाथ बेड़ियाँ लगा दी, और हाथों में भी हथकड़ियाँ थी, पैरों में भी बेड़ियाँ। हाँ कैसे थी वो चेन? आप कह रहे थे पीठ से डाली हुई थी। हाँ जी, ऐसे डाल के मतलब कि हाथ बांध दिए। पर यहाँ पे तो कल उन्होंने बोला कुछ कि नहीं वो बेड़ियाँ वगैरह नहीं थी, कुछ ऐसा मतलब कि जब फ्लैट लैंड होने वाली थी ना 10 मिनट में मतलब कि उसने पहले मतलब कि सब कुछ खोल के मतलब कि छुपा दिया। अच्छा, छुपा भी दिया। छुपा भी दिया। आंखें वगैरह खुली थी? आंखें भी हाँ आंखें खुली थी, सब कुछ सही था। खाने पीने की, बाथरूम जाने की दिक्कत थी और कुछ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਤੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਉੱਦਾਂ ਨਾ ਮੇਰੀ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸੇਫ ਕਢਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸੇਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਕਢਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਕਰੀਦੀ ਆ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ-ਕੂਰ 'ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਦੋਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸਾਲਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਅਸਾਲਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਲੱਕ ਨੂੰ ਵਲ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਐਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਸ ਹੱਥ ਇੰਨੇ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਐਂ ਤੇ ਐਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਐਂ ਹੀ ਬੰਨੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ 24 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਘਰੋਂ ਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਏ ਏਅਰ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਦੀ ਤੋਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਦੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰਾਈਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਚੁਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। बड़े माड़े हालात में मैं उत्थे पहुंचे बॉर्डर पे। आज आपको मिलवाएंगे पंजाब के मोगा में सार्थक बदलाव ला रही अवंतिका से, जो जन्मी और पली बढ़ी तो न्यूजीलैंड में है, लेकिन गांव की मिट्टी से लगाव उन्हें यहाँ खींच लाया है और अब वो यहाँ की लड़कियों और महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की राह दिखा रही हैं। पंजाब के मोगा में लोगों को समझाती बताती ये अवंतिका हैं। अवंतिका पंचतुरी 23 साल की हैं, न्यूजीलैंड में पली बढ़ी हैं, लेकिन अब अपने वतन लौट आई हैं। ऐसे समय में जब वो वहाँ लाखों रुपए कमा रही थी, लेकिन पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता। गांव की मिट्टी का ख्याल आया तो सब छोड़ छाड़ कर अपने पैतृक गांव फतेहगढ़ पंजतूर लौट आई और यहीं कुछ करने की ठानी। लीक से हटकर कुछ ऐसा जिससे मन को संतोष भी मिले, और यहाँ अवंतिका पिछले 2 सालों से गांव की लड़कियों को स्किल ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने का रास्ता दिखा रही हैं। बट मेरे पापा मुझे जब ग्रेजुएशन पे सरप्राइज देने के लिए आए, हम इकट्ठे बैठ के हमने ग्रेजुएशन एनुअल फंक्शन स्कूल की वीडियो देखी, तो मुझे बहुत रोना आया। मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं, क्योंकि मैं एक बाइकल्चरल किड हूँ, मैं न्यूजीलैंड की भी हूँ, इंडिया की भी हूँ, या तो मैं न्यूजीलैंड में एक लाइफ जी सकती हूँ एज ए साइंटिस्ट, या मैं इंडिया में पापा की तरह आके बच्चों के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने एजुकेशन भी पढ़ी थी और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे यही करना है, मुझे पापा की तरह यहाँ पे आके बच्चों को हेल्प करना है। तो ये मैंने डिसीजन लिया 2 साल पहले यहाँ पे आके, और तब मेरे पास एक ऑनलाइन जॉब भी थी। अवंतिका बताती हैं कि उनके पिता दादा सब पेशे से शिक्षक रह चुके हैं। ऐसे में अवंतिका ने भी यही रास्ता चुना। लोगों को शिक्षित करने का और नौकरी के लिए तकनीकी शिक्षा जरूरी थी। ऐसे में अवंतिका ने अपने गांव में ही एक स्किल सेंटर बनाकर गांव के घर घर जाकर पढ़ी लिखी लड़कियों और महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर अलग अलग कंपनी में काम करने का रास्ता दिखाया। और अब तक करीब 500 से ज्यादा लड़कियां यहां से ट्रेनिंग लेकर अलग अलग कंपनियों में नौकरी कर रही हैं। तो बच्चों को हमने, लोगों को हमने पिछले साल फ्री एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ये स्किल्स सिखाई, जो उनको कंप्यूटर स्किल्स है, जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्किल्स का बेनिफिट अब उनमें शुरू भी हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्किल सेंटर जो शुरू किया है, वहाँ पे
मोहाली और चंडीगढ़ की कंपनीज आ चुकी हैं। पहले हमारे लिए ये हार्ड था, मुश्किल था कि हम लोगों को बोलें कि आओ ये जुड़ो, क्योंकि उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। बट हमने करीब 500 के करीब उनको फ्री ट्रेनिंग दी, और हमारे पास हमारे इंटरनेशनल हेल्पर्स भी थे, जैसे कि एंड्रेयस यूके से या बेल्जियम से जॉनथन, और हमने एक मिशन किया अपना कि अपने घर जाना है, घर घर जाके नॉक करना है, औरतों को बताना कि आओ हमारे साथ जुड़ो। अवंतिका मानती हैं कि पढ़ाई और नौकरी के लिए विदेश जाना अच्छी बात है, लेकिन एक वक्त के बाद अपने वतन लौट भी आना चाहिए, ताकि यहाँ की तरक्की में भी अपने अनुभवों से योगदान दे सकें और मिट्टी का कर्ज भी अदा हो। पंजाब के मोगा से तन्मय सामंता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,